Hello, good evening, guys. I am Lokesh Sharma, your paramedical teacher. Welcome in Helix paramedic classes, and it's the time for biochemistry. We will study about biochemistry, and today's topic is beta oxidation of fatty acids. ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, और आपका स्वागत है हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ में, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। यहाँ पर आपको सचिन सर मिलेंगे और आप लोगों को क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों, ये टाइम है बायोकेमिस्ट्री का। हम लोगों को आज बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक है हमारा वो है बीटा ऑक्सीडेशन। हमारा आज का टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन। किसका होता है? जाहिर सी बात है, फैटी एसिड्स का ही बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ एल के शर्मा के साथ में, और आपको अगर गेन करना है मेरा पूरा कोर्स और पूरा कोर्स ऑनलाइन पढ़ना है तो आप बिल्कुल मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे की ओर चलते हैं और आज का हम स्टार्ट करते हैं आपका बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि फैटी एसिड क्या होता है, ये कहाँ रहता है, इसका ऑक्सीडेशन कहाँ स्टार्ट होता है। ये एक बेसिक पॉइंट सर, आपको बेसिक से स्टार्ट करके मैं ले जाऊँगा अपर लेवल तक। इसके बाद में आपको आपका जो एग्जामिनर है पूरे में से पूरे नंबर देगा, कहीं पर भी वो नहीं काट पाएगा। और हम इस तरह से एक एक चीज़ फॉलोअप करेंगे। आप लोग पढ़ते जाइए और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दे पाऊँगा। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों को जो क्वेश्चंस आता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बताओ, आपको दे देगा जैसे फैटी एसिड नाम दे देगा, स्टेरिक एसिड दे देगा, पामेटिक एसिड देगा। ये सारे क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब पूछ लेगा कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बताओ, या फिर पूछ लेगा कि बीटा ऑक्सीडेशन बताओ फैटी एसिड्स का। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए। ठीक है, ये कोई मनुष्य जो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में उसका बॉडी बना हुआ है, उसके बाहर आप लोग देखेंगे कि ये एक फूड मॉलिक्यूल्स ये फूड मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? आपकी जो आप रोटी खाओ तो उसमें क्या होता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक आपका लिपिड होता है, एक प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लिपिड होता है, लिपिड से क्या होता है, जब हम फूड में लिपिड जाता है अंदर, तो ये लिपिड क्या होगा? आगे डाइजेशन होगा, आंतों में डाइजेशन होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद में जो हमारी जो सेल्स होती हैं उनको क्या मिलता है बेटा? हमारी सेल्स लिपिड में को अवशोषित कर लेती है। किस फॉर्म में? फैटी एसिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में अवशोषित करती है बेटा? फैटी एसिड के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो अपन जो लिपिड खाते हैं वो फाइनली सेल्स में किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, किस फॉर्म में चला जाता है? फैटी एसिड के रूप में अवशोषित हो जाता है। समझ रहे हैं बच्चों? वापस सुन लो कि हम जो फूड में लिपिड लेते हैं वो सेल्स में किस रूप में अवशोषित होता है? वो फैटी एसिड के फॉर्म में अवशोषित होता है। यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, ओके बच्चा, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? आपका फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। उनके अंदर क्या होता है बच्चों? आपका फैटी एसिड। तो जितनी भी सेल्स है बॉडी के अंदर, उनके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। उनके अंदर क्या होगा बेटा? आपका फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। और फैटी एसिड को मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, सेल्स के अंदर क्या होगा? फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। इन सेल्स के अंदर आपको पता है सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, और इन सेल्स के अंदर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ये लो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करता है। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई पूछे कि बीटा ऑक्सीडेशन का साइट क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बच्चा? बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है बच्चों, चलो अब बात आती है कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड में बच्चों एक एसिड ग्रुप होता है, COH। ठीक है, उसके अलावा बाकी क्या होती है? एल्केन की चेन होती है। और ये एल्केन की चेन 6 से ले ये एल्केन की चेन 15, 20, 25 कार्बन तक की हो सकती है। तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो वसीय अम्ल, वो फैटी एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही क्या होगा? वो फैटी होगा। ऐसा माना जाता है कि जितने कार्बन होंगे उतना ज़्यादा फैटी होगा। तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, इसमें जो पहला कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे को बीटा कार्बन, और तीसरे को बोलते हैं गामा कार्बन। बात समझ में आ गई? और इसको बीटा बॉन्ड का, अल्फा और बीटा के बीच में इस बॉन्ड के टूटने को बोलते हैं अपन बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन और कुछ नहीं है, इस बॉन्ड के टूटने को ही क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं फैटी एसिड का। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस बॉन्ड का
फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा और बीटा के बीच में इस बॉन्ड के टूटने को क्या बोल सकते हैं हम, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये जो आपका फैटी एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन का मतलब अल्फा और बीटा में जो बीटा पोजीशन है इसका टूटना, ब्रेक डाउन होना, ये क्या होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ये होता क्या है फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। राइट बच्चा जी। बच्चा क्वेश्चन आता है कि सर सेल्स तो बॉडी में हर जगह पाई जाती हैं, तो कौन सी जगह की सेल्स होती हैं, कौन सी जगह की सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनमें फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो इसका सिंपल सा आंसर जो मैं आप लोगों को बता दूं वो होता है कि जो लीवर की जो सेल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में, एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में, तो मसल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखने को मिलता है, आपका बीटा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। अब फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है बच्चों। वो 3 स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है आपका एक्टिवेशन, कि एक्टिवेट करना है किसी को। दूसरा जो अपन ने एक्टिवेट किया उसको ट्रांसपोर्ट करना है, और तीसरा स्टेप है स्टेप्स। जो तीसरा स्टेप वो स्टेप्स में है, तो इसके काफ़ी सारे स्टेप्स उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले एक्टिवेशन पढ़ना है, फिर हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, फिर बाकी बचे स्टेप्स है, मल्टीपल स्टेप्स, उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिवेशन। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बच्चे, एक्टिवेशन पढ़ना, उसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। राइट बच्चा जी। बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिवेशन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन। देखिए ये एक्टिवेशन क्या होता है, एक्टिवेशन कुछ नहीं है। एक्टिवेशन में होता क्या है कि जो आपका फैटी एसिड होता है, वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, पहले वो कन्वर्ट होता है एसाइल एडेनाइलेट में कन्वर्ट होता है। और फिर ये एसाइल एडेनाइलेट किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है लास्ट में असाइल कोएंजाइम ए में। मैं आपको बता देता हूँ किसमें कन्वर्ट होगा, ये लास्ट में असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे असाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, आगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके असाइल कोएंजाइम में। ठीक है बच्चा जी, आगे चलते हैं। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि फैटी एसिड जब एसाइल एडिनाइलेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर 2 चीज़ें काम आती है, एक तो मैग्नीशियम +2 आयन, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है, यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में आता है उसका नाम है थायोकाइनेज। यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट काम आएगा, उत्प्रेरक जो काम आएगा कौन सा होगा, आपका थायोकाइनेज होगा बच्चा। यहाँ पर एक एटीपी का मॉलिक्यूल भी काम में आता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चा, आगे जो असाइल एडिनिलेट होता है, यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट काम करेगा, यहाँ पर ये उत्प्रेरक काम करेगा, असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज काम करेगा, और ये असाइल एडिनिलेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपका फैटी एसिड किस एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। तो फैटी एसिड जो एक्टिव नहीं था वह असाइल कोएंजाइम ए के रूप में के एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका जो कोएंजाइम ए था वो AMP में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ये सारी जो प्रोसेस थी वो किसकी थी, ये सारी प्रोसेस आपके एक्टिवेशन प्रोसेस की थी। ठीक है बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। बच्चों हमने अभी तक फैटी एसिड को असाइल कोएंजाइम ए में असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया है, अर्थात फैटी एसिड का एक्टिवेशन हम लोगों ने कर दिया है। अब असाइल कोएंजाइम में, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देता हूँ। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है ये तो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, और ये आपका कौन सा है, इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर वाला है। ठीक है, आपका जो असाइल कोएंजाइम ये जो बना हुआ है, मैं इसको आपको रेड कलर से दिखाता हूँ। आपका असाइल कोएंजाइम कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये असाइल कोएंजाइम में इनर मेम्ब्रेन को पास आउट नहीं कर पा रहा है, ये अंदर की ओर नहीं जा पा रहा है। तो नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वह अपारगम्य होती है, अर्थात इम्परमिएबल होती हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ ये लाइन मैंने, असाइल कोएंजाइम में जो होता है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। यहाँ पर जो असाइल कोएंजाइम ये होता है वो इम्परमिएबल होता है, मतलब अपारगम में होता है। किसके लिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके लिए जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये वाला, इसके लिए क्या होता है बच्चे, अपारगम में होता है, मतलब इसको क्रॉस नहीं कर पाता। तो हमें यहाँ पर असाइल कोएंजाइम ए को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, मतलब आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन में यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए
एक शटल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या एक सिस्टम की आवश्यकता होती है जिसे बोलते हैं अपन शटल सिस्टम। तो हम शटल सिस्टम के माध्यम से एसाइल कोएंजाइम ए को कहाँ ले जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन से पारगम्यत करवा पाते हैं। बात समझ में आ गई। तो लिखा हुआ है कि एसाइल कोएंजाइम ए जो था वो इम्परमिएबल था, ये वो क्या था, इम्परमिएबल था, किसके लिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, शटल सिस्टम पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे शटल सिस्टम होता क्या है। शटल सिस्टम की जरूरत होती है एसाइल कोएंजाइम ए को इनर मेम्ब्रेन से पास आउट करवाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं शटल सिस्टम क्या है। ठीक है बच्चे, चलो बच्चों इस शटल सिस्टम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बच्चों इस शटल सिस्टम को ही हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अभी एसाइल कोएंजाइम ए जो हमने एक्टिवेट किया था, इसको हमें क्या करना है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना है। तो एसाइल कोएंजाइम ए ये रहा, ये क्या करेगा, कार्निटिन प्रोटीन से बाइंड होगा। ये किससे काम होगा, क्रिएट करेगा, कार्निटिन प्रोटीन से बाइंड होगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, CAT फर्स्ट कैटलिस्ट, CAT फर्स्ट एंजाइम की उपस्थिति में ये असाइल कार्निटीन का निर्माण करेगा। किसका काम कर निर्माण करेगा, असाइल कार्निटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ जो आप CAT1 देख रहे हैं, केट वन का पूरा नाम क्या है, कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट। यहाँ पर जो एंजाइम है, जो कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, उसका नाम है कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट, जो क्या कर रहा है, असाइल कोएंजाइम ए जो है उसको कार्निटीन से बाइंड करके असाइल कार्निटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, असाइल कार्निटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो, आपका जो इनर मेम्ब्रेन थी माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पर एक प्रोटीन है, वहाँ पर कौन सी प्रोटीन है, ट्रांसलोकेज कैरियर प्रोटीन। ये दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर ट्रांसलोकेज कैरियर प्रोटीन है। ये क्या करेगा, इससे बाइंड होएगा और ये प्रोटीन क्या करेगा, इसको अंदर की साइड लेगा। ये क्या करेगा, इसको अंदर की साइड लेकर आ जाएगा, किसको, असाइल कार्निटीन को। ठीक है, अब जब अंदर की ओर आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या काम करने वाला है, जब ये अंदर की ओर आ जाएगा तो इसके ऊपर काम करेगा वापस से कैट सेकंड, मतलब कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज सेकंड इसके ऊपर काम करने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे की ओर देख लेते हैं। जब असाइल कार्निटीन जो होता है वो ट्रांसलोकेज कैरियर प्रोटीन के माध्यम से अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ तक आ जाता है, तो उस पर काम करने लगता है कैट सेकंड, मतलब कार्निटीन असाइल ट्रांसफेरेज सेकंड काम करने लगता है, जो क्या करता है, असाइल कार्निटीन को कन्वर्ट कर देता है कार्निटीन प्लस असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई। तो असाइल कार्निटीन को ट्रांसलोकेज कैरियर प्रोटीन क्या कर लेता है, इनर मेम्ब्रेन में ले आता है माइटोकॉन्ड्रिया के में, वहाँ पर कैट सेकंड काम करता है, जिससे क्या होता है, आपका असाइल कार्निटीन कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्निटीन में, तथा असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। बच्चों हमने अभी तक फैटी एसिड को पहले असाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके एक्टिवेट कर दिया था, उसके बाद में हमने असाइल कोएंजाइम ए को इनर मेम्ब्रेन में एंट्री करवाने के लिए हमने कार्निटीन शटल सिस्टम पढ़ लिया, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया था। अब हम बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि इसका आगे ऑक्सीडेशन कैसे करना है, तो उसको बहुत सारे स्टेप्स में पढ़ना है, वो सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। बच्चों आगे पढ़ने वाले हम स्टेप्स। अभी स्टेप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ऑक्सीडेशन, तो दूसरा होता है आपका हाइड्रेशन, फिर तीसरा होता है ऑक्सीडेशन, फिर चौथा होता है क्लीवेज। मतलब ये स्टेप्स होते हैं वो चारों क्या इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पहले एक्टिवेशन होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन के लिए। और फैटी एसिड के ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, फिर हाइड्रेशन देखने को मिलेगा, फिर वापस से ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, और फिर लास्ट में क्लीवेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है एसाइल कोएंजाइम ए, DH का मतलब ये दिख रहा है डिहाइड्रोजनेज। तो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। आगे लिखा हुआ है इनोयल, ENOYL, इनोयल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में क्या देखने को मिलता है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इस एंजाइम की उपस्थिति में हमें हाइड्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। तीसरा फिर से है ऑक्सीडेशन, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, फिर लिखा हुआ एसाइल COA कोएंजाइम ए, DH का मतलब डिहाइड्रोजनेज। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें वापस से क्या देखने को मिलता है बच्चों, ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। इज इट राइट बच्चा, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चे। आगे की ओर चलते हैं। एक लास्ट बचा हमारा क्लीवेज, हम क्लीवेज को देखेंगे। देखिए
तो बच्चों जो क्लीवेज होता है वो किसके एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि एक्टिवेशन में फैटी एसिड को हम असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हम असाइल कोएंजाइम ए को इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं शटल सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट आता है स्टेप्स, और स्टेप्स हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। ऑक्सीडेशन वो किसके प्रेजेंस में होता है, असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रेशन वो किसके प्रेजेंस होता है, इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज सॉरी। और ऑक्सीडेशन प्रेजेंट हो जो थर्ड जो होता है स्टेप वो ऑक्सीडेशन है, पूरा होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज। और लास्ट तक क्लीवेज जो होता है वो थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ठीक है बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो स्टेप्स है, ये चारों स्टेप हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। आइए बच्चों हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के चारों स्टेप्स पढ़ लेते हैं। पहला अपना ऑक्सीडेशन था, दूसरा हाइड्रेशन था, तीसरा फिर से ऑक्सीडेशन था और चौथा क्या था, क्लीवेज था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या था, असाइल कोएंजाइम ए था। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आपका असाइल कोएंजाइम ए था। यहाँ पर कौन सा एंजाइम ने काम किया, यहाँ पर असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज ने काम किया। किसने, असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज ने काम किया। बेटा जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज लग जाता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, तो मतलब वहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज काम करता है वहाँ पर या तो NAD जो होगा वो NADH2 में कन्वर्ट होगा, या FADH2 में कन्वर्ट जरूर होगा जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो FAD है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। और बेटा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो FADH2 में कन्वर्ट होता है तो ये कितने के बराबर होता है, ये 1.5 ATP के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ऑक्सीडेशन। दूसरा, तो जिससे ऑक्सीडेशन के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, असाइल कोएंजाइम ए ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या है अपना, हाइड्रेशन। अब बेटा इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो आपका ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए है वो H2O से रिएक्शन करके बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए का बना देता है। क्या बना देता है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए बना देता है। ठीक है बच्चा, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। बच्चों हमने अभी तक ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है और इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है, हाइड्रेशन पढ़ लिया, और ये स्टेप हाइड्रेशन होगा। अब हमें क्या करना है, वापस से ऑक्सीडेशन पे आना है। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए है वो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, मैंने कहा था जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज होगा वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा। और मैंने कहा था जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज होगा वहाँ पर या तो FADH2 में कन्वर्ट होगा या NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जो NAD होगा वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा 2.5 ATP के बराबर ये माना जाएगा। यहाँ पर एक NADH2 में कन्वर्ट, तो कितना उत्पादन माना जा रहा है, 2.5 ATP, 2.5 ATP के बराबर ये माना जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, फिर ऑक्सीडेशन हो गया, अब लास्ट बचा आपका जो है आपका क्लीवेज जो होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो आपका सेकंड ऑक्सीडेशन जो हुआ है इसमें बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब तक ये पढ़ा। अब होगा क्या, लास्ट टॉपिक बचा है अपना क्लीवेज। लास्ट जो स्टेप बचा है वो बचा है क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होगा कि जो कीटो एसाइल कोएंजाइम ए है वो थायोलेज की प्रेजेंस में असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आ गई। तो कीटो एसाइल कोएंजाइम ए दो भागों में टूट जाता है, एक तो एसाइल कोएंजाइम ए में और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में। बेटा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कहाँ चला जाता है, क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, या बोलूँ मैं TCA साइकिल में चला जाता है। और जो असाइल कोएंजाइम है वो क्या करता है, वापस से इस प्रक्रिया को चालू कर देता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। ये था आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है। ये क्या था आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों का RHS में एक बार पूछा गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बच्चों, फैटी एसिड जो होते हैं, जो फैटी एसिड बहुत तरह के होते हैं, जैसे पामेटिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा गया है। पामेटिक एसिड हो गया, दूसरा आपने स्टीयरिक एसिड पढ़ा होगा, स्टीयरिक एसिड हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो गए, पामेटिक एसिड हो गया, स्टीयरिक एसिड हो गया, एक एरेकिडोनिक एसिड हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके फैटी एसिड होते हैं। अब बच्चों मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पामेटिक एसिड होता है उसमें क्या होता है। पामेटिक एसिड में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, एक बार वेट करिए।
बच्चों जो पामेटिक एसिड होता है उसमें 16 कार्बन होते हैं। क्या कितने होते हैं? 16 कार्बन। मैंने कहा था कि फैटी एसिड में क्या होता है, एक तो COH ग्रुप होगा और बहुत सारी क्या होती है, लंबी चेन होगी, तो उसमें कितने कार्बन होंगे? 16 कार्बन होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 7 FAD में कन्वर्ट होता है। ऐसी प्रक्रिया कितनी बार होगी? 7 बार होगी। और 7 NADH कन्वर्ट होता है, मतलब ये प्रक्रिया कितनी होगी? अरे 7 होगी। तो इसके मतलब साइकिल कितने होंगे? इसका मतलब साइकिल कितने होंगे? इसका मतलब साइकिल होने वाला है 8 साइकिल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो टोटल ATP का जो फ़ायदा हुआ कितना होता है? 106 ATP के बराबर आपका क्या होता है? फ़ायदा होता है। 108 ATP तो इस दौरान बनते हैं 8 साइकिल में, और 102 ATP का नुकसान होता है, वो आपने पहले पढ़ ही लिया होगा। एक्टिवेशन प्रोसेस में टोटल मिलाकर कितना होता है? 106 ATP का पूरा उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है पामेटिक एसिड के लिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि पामेटिक एसिड के लिए बीटा ऑक्सीडेशन बताओ, या क्वेश्चन आता है बीटा ऑक्सीडेशन बताओ फैटी एसिड का, या फिर पूछ लिया जाता है कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और फेवरेट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का। इट विल गिव यू 20 नंबर आप लोगों को पक्का देने वाला है बच्चा। एक क्वेश्चन पक्का आता है, पक्के से। और मैं बात कर रहा था, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं मेरी क्लास रेगुलरली अपने साथ, तो यू कैन ज्वाइन एंड व्हाट्सअप टू सचिन सर N5493287090। व्हाट्सअप कर दीजिए बच्चों, क्या कर दीजिए? व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर हम लोग रेगुलरली क्लास आपको क्वेश्चन शेयर करते हैं, जिससे आप लोग आगामी भविष्य में जितने भी पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम्स हैं, जितने पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छे क्वेश्चन देते हैं। अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, तो उस पर वो चैनल है हेलिक्स LK पैरामेडिकल। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इस ग्रुप में ऐड हो जाएं आप। टेलीग्राम में, ये टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, यहाँ पर ऐड हो जाएं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे मेरी कुछ क्लासेस डली हुई हैं, अगर वो क्लासेस अगर आप लोग मेरी देखना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पर क्लासेस देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये जो क्लासेस हैं, यूट्यूब पर आपकी जो ये क्लासेस हैं, वो हेलिक्स पैरामेडिकल वाला चैनल पर उपलब्ध है। हेलिक्स पैरामेडिकल वाला WALLAH, यहाँ पर मेरी क्लासेस अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से, इजाज़त चाहेंगे, और आने वाले टॉपिक में बायोकेमिस्ट्री में धूम मचा देंगे। तो इट्स टाइम फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड वी विल आई एम कमिंग सून फॉर नेक्स्ट सेशन फॉर माइक्रोबायोलॉजी। ओके बच्चा, सो बाय, खैरियत से रहिए कोरोना काल में। ओके बाय।